पॉजिटिव की बात करने लगे हैं। NAD पॉजिटिव हमारे पास साइटोसोल में ना इतना रिच अमाउंट में नहीं होता, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें NAD पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि हमने इस NAD पॉजिटिव को कन्वर्ट करना है इनटू NADH। ठीक है, जब तक ये NAD खुद अवेलेबल नहीं होगा तो NADH में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब ये NADH इस रिएक्शन में फिलहाल बन गया है तो हमें फौरन से इसको यूटिलाइज करके इसको ऑक्सीडाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमें ये NAD पॉजिटिव अवेलेबल हो सके। ठीक है, अब इस NADH को आगे फर्दर ऑक्सीडाइज करवाने के लिए हमारे पास दो वेज आते हैं। ठीक है, अब ये देखना, ये जो NADH इस प्रोसेस में बनेगा ना, उसको हमने यूटिलाइज करने के वेज देखने हैं। NADH बन चुका है हमारे पास, अब इसको यूटिलाइज करने के दो वेज हैं। अगर तो सेल ऐसा है जो एनएरोबिक ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, एनएरोबिक, उसने क्या करना है, इस NADH को कन्वर्ट करना है NAD में, NAD पॉजिटिव में, बाय कन्वर्टिंग पायरुवेट इनटू लैक्टेट। ठीक है, समझ आइए। एनएरोबिक का अगर सेल है तो उसने क्या करना है, ये NADH को फौरन से ना पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्जन में यूज करके इस NAD पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन करा देनी है। ठीक है, ये एनएरोबिक का केस है। लेकिन अगर सेल आपका है एरोबिक, ठीक है, अगर एरोबिक सेल है, उसके पास, आपको पता है एरोबिक सेल है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, उसने क्या करना है, इस NADH को, दो आपके पास शटल्स होते हैं, ये ऑब्वियसली ये बना तो साइटोसोल में है, इसको पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाना पड़ेगा ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रॉस लेके जाना पड़ेगा। तो अब इसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स लेके जाएगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया वाया टू शटल्स। ठीक है, शटल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कौन कौन से दो शटल्स थे, एक आपका था G3P शटल, ठीक है, दूसरा था आपका मेलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, दो शटल्स थे। अब इनके जरिए, दो शटल्स के जरिए इस NADH के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और वहां पे जाके इन्होंने क्या करना है, इस एरोबिक सेल के अंदर जो NADH बनी है उसने पार्ट बन जाना है आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। ठीक है, ऑक्सफॉस मैंने आपको पढ़ाई है ना ETC में, तो सबसे पहले उसके फर्स्ट स्टेप में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, NADH और FADH2 ये क्या करते हैं, अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव कराते हैं और आगे जाके होल प्रोसेस के एंड पे क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सफॉस। इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट देके क्या बनानी है आगे, ATP। ठीक है, जबकि एनएरोबिक सेल जो था ना, उसने आपकी जो क्या कहते हैं, एनएरोबिक सेल ने जो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट किया था, तो उसने कोई एनर्जी बनाई नहीं आगे जाके। ठीक है, वो लैक्टेट आपकी मसल्स में अगर बना है तो मसल में अकोमुलेट होके मसल की pH लो कर देगा और मसल्स में क्रैम्प पड़ जाएंगे। ठीक है, वहां पे ये काम करेगा। उसके अलावा जो बॉडी के ऐसे पोर्शंस है जैसे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जैसे आपके RBCs वगैरह जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस ही नहीं है, उनके अंदर जो आपकी हो रही होती ना, क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, वो आपके एनएरोबिक हो रही होती है, क्योंकि पायरुवेट जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टेट। ठीक है, यहाँ तक इसकी कहानी थोड़ी सी डिस्कस कर ली हमने कि NADH जो बनता है उसका फेट क्या होता है। जो NADH बना है एनएरोबिक में क्या फेट है, उसने बना देना है पायरुवेट से लैक्टेट, इसी NADH को यूज करके, क्योंकि हमें NAD पॉजिटिव चाहिए इसके फर्दर रिएक्शंस करवाने के लिए, फर्दर मजीद ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म कराने के लिए हमें NAD पॉजिटिव चाहिए, उसको रिकवर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसको एरोबिक सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगी हमारे पास। ये तो फायदे का काम हो गया ना, यहाँ पे फायदे का काम है। अच्छा, एक और बात, ये जो आपका स्टेप है G3P वाला, ठीक है, G3P, इसकी कन्वर्जन हमने की है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। इस रिएक्शन में हमने आपकी फॉस्फेट ऐड की थी और हमने दूसरी चीज़ हमने NAD वाली की थी, वो हम वैसे ही जस्ट एक सिंबल के तौर पे बना लेते हैं कि हमने NADH बनाया है। ठीक है, इससे बना है, इस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से।
अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि NADH की कहानी पूरी डिस्कस कर ली कि कैसे हमने इसको रिकवर करना है और सारा कि लैक्टेट की कन्वर्जन, लैक्टेट में कन्वर्जन और मेलेट एस्पार्टेट शटल वगैरह की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर ली कि आपका जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ठीक है, इसी का आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। उस एल्डिहाइड ग्रुप ने क्या किया था, उसने अपनी ऑक्सीडेशन करवा के NADH प्रोड्यूस कराया था, ठीक है। और उस ऑक्सीडेशन के बाद जब ये वाला फॉस्फेट आके इसके साथ अटैच हुआ था तो क्या बना था, एक कार्बोक्सिल ग्रुप बना था जिसके साथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ये वाला आके अटैच हो गया था, ठीक है। 1,3-BPG के फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज हमने देखनी है कि अब ये जो आपका फॉस्फेट जो हमने बाहर से डाला है, ये वाला फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। 1,3-BPG, ठीक है, इसमें हमने ये वाला फॉस्फेट डाला है, इसकी बात हम करने लगे हैं। पता क्या जी, ये आपका थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट आपको नजर आ रहा है, आर्सेनिक पॉइजनिंग। ये आर्सेनिक ने क्या करना है, उसने क्या करना है, इस आर्सेनिक की ना दो फॉर्म्स होती है। पहले आर्सेनिक का डिस्कस कर लेते, फिर मैं आपको बताती हूँ आर्सेनिक ने इस स्टेप के साथ कैसे इंटरफेयर करना है। अच्छा, अब देखो आर्सेनिक जो है ना, आर्सेनिक पॉइजनिंग जब हम जिक्र करेंगे, ठीक है, ये जरा गौर से सुनना पॉइंट। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या है कि दो आर्सेनिक की हम बात कर रहे हैं, एक है ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट को हम सिंबल 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक है पेंटावैलेंट आर्सेनिक, ठीक है। ट्राईवैलेंट आर्सेनिक जो है उसका नाम आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है आर्सेनाइट, ठीक है, आर्सेनाइट, ठीक है। दूसरा आपका पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट आर्सेनिक जो है उसका नाम यहाँ पे डिफरेंट है इससे, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्सेनेट। आर्सेनाइट है, ये सिर्फ एक आई का डिफरेंट है, आर्सेनेट, आर्सेनेट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, दोनों का डिफरेंस, ये जो आर्सेनाइट है ना, ये 3 वाला, इसने आपके इस स्टेप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। इसीलिए आपको एक बात बता दूं, आर्सेनाइट और आर्सेनेट इनको कंफ्यूज नहीं करना एक दूसरे के साथ। ये आर्सेनाइट जो है ना, इसने कहाँ पे इनहिबिशन करानी, इसने आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होनी है ना, नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हमने ग्लूकोज बनानी है, उसमें एक एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, PDHC कहते हैं उसे। उसकी आगे डिटेल हम पढ़ेंगे, उसके लिए कोएंजाइम भी चाहिए होते हैं, कोफैक्टर्स वगैरह चाहिए होते हैं। इसमें उसका जो जिक्र किया हुआ ना, लिपोइक एसिड कोएंजाइम के तौर पे उसको चाहिए, उस एंजाइम को, ठीक है, उसकी ब्लॉकेट के लिए यूज होता है ये वाला आर्सेनाइट, ठीक है। इसलिए इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना आर्सेनेट के साथ। ये जो यहाँ पे इसने इनहिबिशन करानी है ना, उसने पेंटावैलेंट वाले ने करानी है, ट्राईवैलेंट वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसलिए इस पार्ट को फिलहाल आपने इग्नोर मारना है, ठीक है। आपने किस चीज को डिस्कस करना है, आपने पेंटावैलेंट आर्सेनिक को डिस्कस करना है, ठीक है। इस स्टेप के अंदर रोल किसका है, आपका पेंटावैलेंट आर्सेनिक। अच्छा, पेंटावैलेंट आर्सेनिक ने करना क्या है, ये आपका G3P था ना, इसकी जो कन्वर्जन हो रही थी स्टेप में, इसमें हमें चाहिए था फॉस्फेट, ठीक है। अब ये आर्सेनिक क्या करेगा, जो पेंटावैलेंट आर्सेनेट है आपका, ये हम पेंटावैलेंट आर्सेनेट बना देते हैं, जिसके ऊपर हमने 5 लिखा हुआ है। ये 5 वाला जो पेंटावैलेंट आर्सेनेट है, उसने आके जाके इसके साथ compete करना है, ठीक है, compete करेगा इसके साथ, और इस फॉस्फेट को अटैच नहीं होने देगा G3P के साथ, और इसकी कन्वर्जन जो होती है ना 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में, वो नहीं होने देता। वो क्या करता है, उसने 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाने की बजाय ना डायरेक्टली क्या बना देना है, उसने 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। उसने बजाय, क्योंकि इसमें तो फॉस्फेट अगर अटैच करते हम तो बनना था 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, फिर उस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट ने क्या करना था, आगे जाके ATP बनानी थी और फिर बनना था 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, इसने क्या किया कि 2 स्टेप्स को बाईपास कर दिया है, ठीक है। नॉर्मली क्या होना था, G3P ने कन्वर्ट होना था पहले BPG में, 1,3-BPG में। उस BPG ने क्या करना था, उसके पास 2 फॉस्फेट है ना, उसने करना था ATP बनानी थी,
और फिर इसमें कन्वर्ट होना था एटीपी बना के, ठीक है। इस स्टेप में एटीपी बननी थी, इस स्टेप में एनएडीएच बनना था, ठीक है। नॉर्मली ये होना था। अब एनएडीएच और एटीपी ये दोनों चीजें तो इसमें बनेगी नहीं। अगर आरसी नेट यहाँ पे कंपीट कर जाएगा, वो क्या करेगा, G3P को डायरेक्टली उसने कन्वर्ट कर दिया इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट बगैर एटीपी बनाए और बगैर एनएडीएच बनाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने जो जिस एनर्जी की खातिर पूरा ये ग्लाइकोलाइसिस का एक्शन परफॉर्म कराया है, उसमें ना तो हमें एनएडीएच मिली, ना इस स्टेप पे हमें एटीपी मिली, ठीक है। ये आर्सेनिक पॉइजनिंग का काम होता है। इसने ये वाली हरकत करनी होती है कि आपका फॉस्फेट जो है ना उसके साथ compete करेगा, ठीक है। और उसने क्या करना है, जो 2 स्टेप्स है उनको बाईपास करके डायरेक्टली 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देना है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच, ठीक है। और एक और बात रह गई थी, इस स्टेप के अंदर आपका एंजाइम कौन सा यूज होता है वो हमने डिस्कस ही नहीं किया। उसके अंदर एंजाइम जो यूज होता है G3P, ठीक है। आपने जो आपका सबस्ट्रेट है ना उसके नाम से आप इसको याद कर सकते हो, G3P डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो इसलिए इसके जो एंजाइम होगा वो डिहाइड्रोजिनेज होगा और प्रोडक्ट क्या हो गया 1,3-BPG, ठीक है। यहाँ तक ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने एक और बात भी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि आर्सेनेट के जो हमने अभी जिक्र किया है, उसने एक काम तो ये किया ना कि आपका ये जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक था इसके साथ compete किया था, लेकिन वो एक और काम भी कर सकता है। ये आपको याद होगा, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था 5वां कॉम्प्लेक्स 5 था आपका एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी सिंथेज की 2 डोमेन्स थी, F0 डोमेन थी और F1 डोमेन थी, ठीक है। 2 डोमेन्स हमने डिस्कस की थी ना। इस जो आर्सेनेट है ना, इसने जो आपकी F1 डोमेन है उसके साथ जाके बाइंड कर देना है, ठीक है। आर्सेनेट ने उसके साथ जाके बाइंड कर देना है, क्योंकि इस F1 डोमेन ने एटीपी बनाने के लिए फॉस्फेट को एडीपी के साथ अटैच करके एटीपी बनाई थी ना। अभी आर्सेनेट ने उस फॉस्फेट के साथ compete करके ना F1 डोमेन पे अटैच हो गया, ठीक है। और उसको जो है ना बना देना है एडीपी आर्सेनेट। यहाँ पे एडीपी और फॉस्फेट को मिला के बनना था ना एटीपी। अब क्या होगा, एडीपी के साथ फॉस्फेट की बजाय ना ये आर्सेनेट अटैच हो जाता है, एडीपी आर्सेनेट उसको कहते हैं, ठीक है, जो कि बाद में हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि यही आर्सेनेट 2 जगह ब्लॉकेड करा रहा है। पहली ब्लॉकेड कहाँ पे की हमने, पहली ब्लॉकेड हमने वो आपका स्टेप जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वाला फॉस्फेट था उस स्टेप पे, दूसरा इस स्टेप के ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। ये वाला 5th स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप भी थोड़ा सा जो है ना सोच समझ के करने वाला है। अच्छा वो जरा देखना, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा इस रिएक्शन में हमारा मकसद ये था, ये जो फॉस्फेट हमने पिछले स्टेप में ऐड करवाया था ना, वो ऐड कराने का मकसद ये था ताकि हम अगले स्टेप में एटीपी बना सकें। अब यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज होगा। उसने क्या करना है, एडीपी को कन्वर्ट करना है इनटू एटीपी, ठीक है। नॉर्मली ये होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी और इसकी कन्वर्जन होती है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। लेकिन कभी कभी ये वाला सिंगल स्टेप भी 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस एटीपी की जो सिंथेसिस होनी होती है ना, इस वाली चीज को खत्म कर देता है, ठीक है। ये जो फॉस्फेट हमने डाला था ना सिर्फ एटीपी बनाने की खातिर, ये वाला स्टेप बाईपास हो जाता है 2 मजीद स्टेप से, ठीक है। वो वाला स्टेप हम डिस्कस करते हैं। ये सारे कंप्लीटली नहीं होता, लेकिन जो होता है ना नॉर्मल सेल के अंदर, ये जो मैं अब डिस्कस करने लगी हूँ ना, नॉर्मली ये जो आम मोस्ट सेल है उनमें बहुत ट्रेस अमाउंट में ये काम हो रहा होता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में, जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन जो आपके आरबीसीज है ना उसमें ये काम थोड़ा सा ज्यादा कॉमन होता है। तो अब देखना वो क्या काम हो सकता है। अब देखो यही 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट है। इसने बजाय इसमें कि वो एटीपी बनाता और 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता, उसने एक एंजाइम यूज करना है जिसको हम कहते हैं म्यूटेज।
म्यूटेज ने क्या करना है, इसको 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की बजाय 2,3 बीपीजी बना देना है। ठीक है, बीपीजी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना देना है। अब इस 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने क्या करना है, इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा, फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फेटेज मैंने आपको बताया था ऐसा होता है जो फॉस्फेट को तोड़ के निकाल देता है। ठीक है, डीफॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फेट को जब तोड़ के निकालेगा तो क्या बना देगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो दोबारा इसने ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में एंट्री जरूर मार ली है, लेकिन एक स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है और एटीपी जो बनानी थी ना इस रिएक्शन में उसको खत्म कर गया, एटीपी खा गया ये प्रोसेस ना, और वाटर ऐड करके उसने फॉस्फेट को वैसे ही तोड़ दिया है। ठीक है, इस एंजाइम को कहते हैं हम फॉस्फेटेज, इधर जो यूज होना है वो म्यूटेज हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली आम जो सेल है ना, मोस्ट सेल में ये अनकॉमन होता है और ओनली ट्रेस अमाउंट्स में होता है, और ये जो आरबीसीज है ना उसके अंदर ये काम जो है ना थोड़ा सा ज्यादा कॉमन होता है। उसके बाद एक और बात नेक्स्ट हमने बात करनी है 3 फॉस्फोग्लिसरेट की सिंथेसिस और एटीपी प्रोडक्शन, ये भी हमने जिक्र कर लिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट। ठीक है, उसमें क्या करना है हमने देखना, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना है ना हमारे पास 3PG। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ने ना सिर्फ अब इसकी ये फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट होना है 3rd कार्बन से टू 2nd कार्बन पे। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज आना है। उसके लिए हमें एंजाइम जो चाहिए वो चाहिए फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, उस एंजाइम ने क्या करना है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बजाय क्या बना देना है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी स्टेप आपके रिवर्सिबल हैं, जितने भी हमने तीनों पढ़े हैं ना, 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, सारे रिवर्सिबल हैं। और अब नेक्स्ट हम स्टेप पे जाएंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमने बना लिया। इस स्टेप में कोई जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा देखने वाला है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट ने अब क्या करना है। अब देखना 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो आपने बनाया है इसने नेक्स्ट क्या करना है, इसने एक एंजाइम यूज करना है जिसको हम कहते हैं इनोलेज। ठीक है, इनोलेज का क्या काम है, उसने इसकी अंदर से वाटर निकाल देना है, रिमूव करना है वाटर को, और इसको कन्वर्ट कर देना इनटू पेप में। पेप क्या है आपके पास, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। अच्छा, अब ये आपका 9th स्टेप है। अब यहाँ पे जो इनोलेज है ना, इनोलेज की थोड़ी सी बात डिस्कस करने वाली है, वो अब देखना। इनोलेज जो है ना वो उसको इनहिबिट करने के लिए फ्लोराइड दिया जा सकता है। ठीक है, आपके जो मुंह के अंदर जो होते हैं ना बैक्टीरिया, जो आपके मुंह के नॉर्मल फ्लोरा के भी हो सकते हैं, जैसे आपके स्ट्रेप वायरिडियन, स्ट्रेप म्यूटेंस, वो आप नेक्स्ट पढ़ोगे। स्ट्रेप म्यूटेंस होते हैं जो आपके मुंह के अंदर होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस करके ना लैक्टेट प्रोड्यूस करा रहे होते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर एनएरोबिक वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, आपके मुंह में लैक्टेट प्रोड्यूस करा सकते हैं ये आप अपनी ग्लाइकोलिसिस करके। इसीलिए हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, टूथपेस्ट में हम यूज करते हैं कि उसमें फ्लोराइड हो, क्योंकि ये फ्लोराइड ने क्या करना है, इसने इनोलेज को इनहिबिट कर देना है। ठीक है, इनोलेज जो होगा ना उन बैक्टीरियाज में जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है उसमें इनोलेज इनहिबिट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये स्टेप ही नहीं होगा, आगे ना पायरुवेट बनेगा ना ही आगे नेक्स्ट लैक्टेट में कन्वर्जन होगी। इसीलिए हम टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड वाला यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो अगर लैक्टेट बन गया ना, इसने आपके दांतों के ऊपर कीड़ा लगा देना, डेंटल केरीज करवा देनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक डिस्कस हो गया पेप की प्रोडक्शन। अब पेप से आगे पायरुवेट हमने बनाना है, ये आपका स्टेप तीसरा आ गया, रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक हो गया। अच्छा,